we are going to discuss a new topic that is why 90% of CVs get rejected. आज हम सीवीज के रिजेक्ट होने के ऊपर बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट के फेज में जब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उनकी सीवीज क्यों रिजेक्ट हो जाती है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, कैंडिडेट्स क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी सीवीज रिजेक्ट हो रही हैं और वो उसको किस तरीके से बेहतर करते हैं और एक एचआर को कैसे पता चल जाता है कि इस सीवीज में ये इशू है। अब जो गलतियां कैंडिडेट्स आजकल करते हैं, सालों एचआर में एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे इन चीज़ों पर आके बात करना चाहिए ताकि बच्चों को जो है पता चले कि उनको ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आम डिफरेंट आप कह लें कि जब हम बहुत सारे नेट में अभी अभी ऐसे सैम्पल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो बस डायरेक्टली आप उसके अंदर डेटा डालते हैं, आपको सीवी बना देते हैं। लेकिन देयर आर स्टिल सर्टेन थिंग्स जो एक रिक्रूटर देख रहा होता है, ठीक है? और उसको वो चीज़ें आपकी सीवी में चाहिए होती हैं और ये ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी में ये प्रोसेस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज इसी चीज़ों को लेके चलती हैं, ठीक है? इसी तरह के प्रोसेस को फॉलो करती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू हायरिंग करती हैं, कुछ मैनुअली कर रहे होते हैं। लेकिन सबको ये चीज़ें चाहिए होती हैं क्योंकि जब मैनुअली करेगा तो रिक्रूटर खुद देखेगा और जब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाएगा तो वो क्या करेगा कि वही जो चीज़ें उसको चाहिए वो सारी की सारी जो गाइडलाइंस होती हैं वो सब अपने रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम होता है, जो पोर्टल होता है या जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है? और उसको जो है ना फिर वो वही चीज़ वो ज़ाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर के पास जब गाइडलाइंस आ जाती हैं तो वो उसी के हिसाब से जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करके देता है उनको सीवीज़। और जब वो मिस्टेक उसके अंदर होती है तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कोई जॉब वैकेंसी अनाउंस करते हैं उस वैकेंसी में मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एग्जांपल अगर एक ऐड में हमारे पास 100 सीवीज आती हैं तो जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग के फेज में जाती हैं वो 10 से 12 होती हैं और कभी तो उससे भी ज़्यादा कम होती हैं। और 10 से 12 में जब हम शॉर्ट लिस्टिंग करके जब एक इनिशियल स्क्रीनिंग जो सीवीज की होती है उसके बाद जब वो इनिशियल कॉल्स की तरफ जाते हैं तो वो उससे भी रिड्यूस हो जाते हैं और आखिर में शायद 3 से 4 जो है ना सीवीज रह जाती हैं। ये एक हायरिंग डिलेमा है जो हमें पाकिस्तान के अंदर फेस करना पड़ता है क्योंकि जब भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं तो या तो उनकी सीवीज़ में वो चीज़ें डली ही नहीं होती जो हमें चाहिए होती हैं या उसमें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इर्रेलेवेंट होती हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम तो ये भी होता है कि बहुत सारे इर्रेलेवेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। और कुछ होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा है उसके ऊपर 2 साल का भी अप्लाई कर रहा है और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके ऊपर 10 साल वाला भी अप्लाई कर रहा है। तो ये एक डिलेमा है जो हम फेस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जेडी को रीड आउट किए बगैर ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आज हम बाकी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले बात करेंगे सीवीज़ के ऊपर कि आपकी सीवी किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपकी जो सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपने क्या-क्या इंक्लूड करना है, क्या-क्या चीज़ें डालनी है, किस तरीके से डालनी है और आप लोग करंटली क्या-क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं क्योंकि सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ें मेरी फिंगर टिप्स पे आ चुकी हुई हैं कि बच्चे ये मिस्टेक्स क्यों करते हैं। सो आई थॉट कि इसके ऊपर मुझे एक लेक्चर करना चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए कि जो इसको देखे उनको पता लगे कि आपकी सीवी इस टाइप की होनी चाहिए। और सीवी बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा कोई ये कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है। आपने कोई आर्टिस्ट नहीं है बनना इसको बनाने के लिए या कोई बहुत मुश्किल किस्म के कलरफुल प्लेटफॉर्म्स या सैम्पल्स नहीं यूज़ करने हैं आपने। आपने बड़े सिंपल से आप उसको वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ उसका जो पैटर्न है ना, जो सिंपल होता है कि उसमें क्या हायरार्की हेडिंग्स की क्या होनी चाहिए उसके अंदर कंटेंट किस तरीके से डालना है, आपने अपनी डिटेल्स किस तरीके से मेंशन करनी है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक-एक चीज़ स्लाइड में दिखाऊँगी और आप काइंडली जो है ना पूरी वीडियो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप ये मिस्टेक फ्यूचर में ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। This slide is little bit about my experience, my education and certification stuff like that। अगर आपने डिटेल में मेरे बारे में चेक करना है तो आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो कि यहाँ पर नीचे गिवन है, आप इस लिंक्डइन की प्रोफाइल पर जाके मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आप उसमें आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट एवरी वीक एवरी मंथ मिलते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट 1। सबसे पहला इशू जो किसी भी कैंडिडेट की सीवी में होता है वो है एक जेनेरिक सीवी। जब हम एक एचआर या हम जब मैं अपनी बात कर रही हूँ जो कि मैं भी एक रिक्रूटमेंट के फेज से गुजर चुकी हूँ, तो उसमें ये होता है कि जब हम कोई भी वैकेंसी अनाउंस करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक जेडी होती है उसके अंदर और हमें वही जेडी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एक सीवी के अंदर।
कैंडिडेट्स क्या करते हैं जब वो सीवी बनाते हैं तो वो एक ऐसी सीवी बनाने की कोशिश करते हैं कि जी हम उसके अंदर सब कुछ डाल देते हैं ताकि एक रिक्रूटर हम किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करें और वो रिक्रूटर को समझ आ जाए कि हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। जब आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी जेडीज़ को पढ़ें और उसकी जेडी में सर्टेन स्किल्स और चीज़ें होती हैं और उसके हिसाब से आप अपनी सीवी बनाएं। कस्टमाइज सीवीज आपने उसके लिए अपने आप बनानी होती है। लेकिन हमारे यहाँ कैंडिडेट क्या करेंगे कि वो एक जेनेरिक सीवी बना लेंगे, या तो उन्होंने क्या किया होगा कि किसी की सीवी उठाई हुई होगी उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करके उसको अपनी बना लेंगे, या वो क्या करेंगे किसी भी डिफरेंट आजकल वेबसाइट्स हैं नेट के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो सैम्पल्स पड़े होते हैं जिसके अंदर वो अपनी एडिटिंग करके अपनी सीवी बना के ले आते हैं, लेकिन उसको 100% अपने हिसाब से नहीं बनाते, ना ही उस जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं जो एक रिक्रूटर ने किसी भी एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म पे डाली होती है, आइदर ऑन लिंक्डइन या जो है इंडीड या कहीं भी उसने डाली होती है कि उस वैकेंसी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, जिसकी वजह से जेनेरिक सीवी होने की वजह से जो एटीएस होते हैं समटाइम्स वो सीवी को रिजेक्ट करते हैं, मैनुअल रिक्रूटिंग में रिक्रूटर जो है वो रिजेक्ट कर देता है। इसी तरीके से जो है वो सीवी रिजेक्शन में चली जाती है। अब जो एचआर है वो उसको ऑब्वियसली डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो जब उस सीवी को मैच कर रहा होता है जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ, तो जॉब रिक्वायरमेंट तो उसके उसके हिसाब से होती ही नहीं है उसके अंदर चीज़ें, तो उसको तो वही चीज़ें चाहिए, बिकॉज एचआर जो होता है वो बाउंड होता है, उसने कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बंदा जो है ना शॉर्ट लिस्ट करना होता है, वो किसी को लेवरेज नहीं दे सकता। ठीक है, हमें लगता है कि एचआर के पास बहुत पावर होती है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। उन्हें सब कुछ कंपनी के हिसाब से करना होता है। स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स में वो किसी किस्म की जो है ना वो किसी को लेवरेज नहीं दे सकता या किसी को फेवर नहीं दे सकता। हाँ, ऐसा ज़रूर हो जाता है कि एक बंदा कैंडिडेट केपेबल है और रिक्वायरमेंट्स पे भी मैच कर रहा है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से हैं, तो हाँ उसमें ये होता है कि उसको जो है ना हम कर भी सकते हैं आगे। अच्छा। इसमें जो है ये जेनेरिक सीवी की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट टू के ऊपर। पॉइंट टू क्या कहता है इसके बारे में, ठीक है। पॉइंट टू जो है वो दैट इज रिलेटेड टू स्किल्स नॉट मैचिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट वाज जेनेरिक सीवी, अब आ गया स्किल्स की बात करते हैं। जब हम किसी भी सीवी को खोलते हैं, ठीक है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी जो पहली नज़र होती है और एक जो क्राइटेरिया है सीवी बनाने का, आपकी जो पहले क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे जो कि आपका फॉर एग्जांपल आपकी नेम इन्फॉर्मेशन के बाद जो सेकंड जो आपका जो सीवी का पार्ट होना चाहिए वो स्किल्स होने चाहिए। ठीक है। अब स्किल्स जो हैं, आप जिस भी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आप कोशिश करें कि जो स्किल्स आप डाल रहे हैं, अगर आपको वो सारी स्किल्स आती हैं एक स्पेसिफिक जॉब की, आप वो सारी की सारी स्किल्स उसके अंदर ऐड करें। आप उसके अंदर जेनेरिक स्किल्स ना डालें, आप सॉफ्ट स्किल्स डाल सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर जो है वो एक रिक्रूटर ने बहुत सारी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स ऐड की हुई हैं कि आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ठीक है, एक मेन रिक्वायरमेंट्स होगी, उसके साथ वो कुछ डाल देते हैं कि ये चीज़ें आती हों तो दैट इज़ अ प्लस। ठीक है, तो वो आती हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर किसी मतलब लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं आती तो उसके पास 100% आपकी जो है ना वो रिजेक्शन है। वो स्किल्स आपने अपनी सीवी के अंदर उस स्पेसिफिक जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले पहले आपने वो स्किल्स अपनी सीवी के अंदर ऐड अप करनी है। आपने अपनी सीवी को उस जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले कस्टमाइज करना है। ठीक है। अब हमारे यहाँ मिस्टेक्स क्या होती हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो स्किल्स डाल डाल देते हैं या उन्होंने वो जो जेनेरिक सीवी ऑलरेडी बनाई हुई होती है उसी को अप्लाई कर देते हैं और वो स्किल्स होती हैं वो जॉब की जो जेडी के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो उसके साथ मैच ही नहीं कर रही होती। ठीक है, दूसरी क्या करते हैं कि स्किल्स डाल तो देते हैं, दो के वही स्किल्स डाली होंगी जो उसके जॉब में चाहिए, लेकिन वो स्किल जो हैं उनको वो शो नहीं कर पाते एक्सपीरियंस के अंदर कि वो उन्होंने उस स्किल्स को यूज़ करके किया क्या, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस जेनेरिक हो गया तो आपकी स्किल्स तो शो ही नहीं हुई, तो उससे वो रिक्रूटर को समझ आ जाती है कि उसने बस वो जेडी को देख के जो है ना उसने उसके अंदर वो स्किल्स डाल दिए, लेकिन उसने इसके हिसाब से काम कोई नहीं किया। थर्ड आ जाता है हमारे पास कि वो स्किल्स ऐड कर देना जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि वो चाहिए ही नहीं। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि एचआर इन चीज़ों को कैसे डिटेक्ट करता है। ऑब्वियसली एचआर क्या करता है, वो तो जेडी के साथ हर एक चीज़ को मैच कर रहा होता है, बिकॉज उसके सामने वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसने उसी के ऊपर हायरिंग करनी है। जब वो देखता है कि वो नहीं आ रहे उसके अंदर नहीं है, उसने आपकी सीवी रिजेक्ट कर दी, यानी ये है मैनुअल। अगर कोई रिक्रूटमेंट कर रहा है, अगर कोई एटीएस यूज़ कर रहा है या कोई एचआर सिस्टम यूज़ कर रहा है, जैसे कि आजकल बहुत सारे हैं, बैम्बू एचआर है, फ्लो एचसीएम है और बहुत सारे हैं, वो उसने उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली होती हैं जिसको कंपनी ने दी होती हैं, वो क्या करता है वो सॉफ्टवेयर आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देता है।
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जो स्किल्स हैं वो आपकी या तो ऐड नहीं है, या अगर ऐड होने के बाद वो आपके एक्सपीरियंस के अंदर रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही हैं, तो दैट रेज अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। ठीक है, इस तरह की जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसको आपने अवॉइड करना है। ओके, सो ऐसे केस में हमें करना क्या चाहिए? ठीक है, जब आपकी जो स्किल्स के पोर्शन, जब किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपने स्किल्स के पोर्शन को अपनी सीवी के अंदर कवर कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करें, अपने सीवी को कस्टमाइज़ करें, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार कस्टमाइज़ ना करें। जब भी किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करें, अपनी सीवी को कस्टमाइज़ करें अकॉर्डिंग टू ईच जॉब। उससे ये होगा, आपके बेशक अप्लाईज़ कम हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉबलेस हैं, तो आप दिन में 100 के ऊपर ना अप्लाई करें। आप 10 टू 15 जो है ना जॉब्स पर अप्लाई करें, पर क्वालिटेटिवली करें। आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है? आपने सिर्फ रेलेवेंट स्किल्स डालनी है जो कि उस जॉब रिक्वायरमेंट में आपसे मांगी गई हैं। सेकेंडली, उन स्किल्स का आपने एक क्लियर प्रूफ ऑफ स्किल्स देना है इन योर एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट जो आपने किए हुए हैं उस कंपनी के अंदर। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आपने एक अपनी जो स्किल्स का है ना वो एक्सपीरियंस में किस तरीके से प्रूफ देना है। एक एचआर एग्ज़ीक्यूटिव है, वो एक जॉब के ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है? अब उस जॉब के अंदर चाहिए कि वो जो रोल है, दैट इज़ वो कोई आप कह लें कि स्पेसिफ़िकली कोई रिक्रूटमेंट असिस्टेंट का काम है, ठीक है? अब वो क्या, ज़ाहिर-सी बात है, जब वो अप्लाई करेगा, तो जब वो सीवी दूसरे एचआर के पास जाएगी जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में वो अप्लाई कर रहा है, तो वो देखेगा कि जी इसको रिक्रूटमेंट आती है कि नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो रिक्रूटमेंट असिस्टेंट का काम है और उसने उस रिक्रूटर को असिस्ट करना है। तो वो उसमें देखेगा कि उसको रिक्रूटमेंट आती है या नहीं आती, ठीक है? पहली चीज़ तो वो देखिए, वो स्किल्स में देखेगा, ओके, रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है, एटीएस यूज़ किया हुआ है कि नहीं, अच्छा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है कि नहीं, उसने देख लिया। अब वो नीचे जाके आपके एक्सपीरियंस को पढ़ेगा। अब आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस के अंदर आपने क्लियरली मेंशन करना है कि रिक्रूटमेंट आपने की, किस तरीके से की, किस क्या कौन-सा सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए हुए हैं रिक्रूटमेंट के लिए, आपने मैनुअल की हुई है, रिक्रूटमेंट का कौन-कौन सा फ़ेज़ आपने किया, या सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या होता है कि अगर आपने उसके अंदर कोई इनोवेटिविटी डाली है, आपने वो भी मेंशन कर देना है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है? कि मैंने फलानी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जब काम किया था, ऐसी कहानियाँ नहीं लिखनी होती, लेकिन आपने मेंशन करना होता है कि ये इस चीज़ के ऊपर काम किया, इसमें जो है हमने मैम नहीं, सॉरी, कि मैंने इसके अंदर जो है ना फलाना सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट फ़ेज़ में मेरा काम था, शॉर्ट लिस्टिंग मैंने इस तरीके से की थी, उसके अंदर ये फ़ेज़ हुआ था, वो फ़ेज़ हुआ था। इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी थी, लेकिन उसमें आप आई, वी ये चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। ऑब्वियसली ये मैं आपको सिर्फ़ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। उसके अंदर आपने एक प्रोफ़ेशनल वे में मेंशन करना होता है कि हैव एक्सपीरियंस विद दिस थिंग, विद दैट थिंग, and improve the recruitment process in this way. Either I have introduced a new HR system in my organization, or I have improved the efficiency of recruitment process. And इतना जो ऊपर आपके ऑब्वियसली एक्सपीरियंस में डिफरेंट डेट्स और चीज़ें सब कुछ मेंशन होती हैं, कितने साल आपने वहाँ पर काम किया, तो उससे वो चीज़ होती है, लेकिन आपने काइंडली अपने जो एक्सपीरियंस के अंदर है उसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है?